तो भाई आज हम ओस्टोमाइलाइटिस, रिकेट्स और पेजेट डिसीज़ देखेंगे। तो सबसे पहली बात, रिकेट्स और तेरा ओस्टियोमलेशिया, ये जो दोनों रहते हैं, इनमें क्या रहता है कि इनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बोन में डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं। देखेंगे किस तरह की डिफॉर्मिटीज़ आती हैं। रिकेट्स जो होता है वो होता है चिल्ड्रंस में, और जो मेरा ओस्टियोमलेशिया होता है वो होता है एडल्ट्स में। ठीक है, अब क्या होता है ओस्टियोमलेशिया की, ये क्या होती है, ओस्टियो मतलब होता है बोन, मलेशिया मतलब होता है सॉफ्टनिंग। ठीक है, तो हमारा ओस्टियोमलेशिया हो गया बोन की सॉफ्टनिंग। रिकेट्स को देखते हैं, तो डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिफेक्ट इन मैट्रिक्स मिनरलाइजेशन एंड डिग्रेडेड एंडोकॉन्ड्रल एंड इंट्रामेम्ब्रेनस बोन ग्रोथ रिलेटेड टू विटामिन डेफिशिएंसी और सम डिस्टर्बेंसेस इन इट्स मेटाबॉलिज्म। तो इसमें क्या लिखा है कि हमारा मिनरलाइजेशन में खराबी आ गई है ना, और एंड्रोकॉर्ड्रल और इंट्रामेम्ब्रेनस बोन बनने लगी है। वो हमारी नॉर्मली ओशियस बोन होती है ना, बट अब एंडोकॉन्ड्रल और इंट्रामेम्ब्रेनस बनने लगी है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है। ये बच्चों में होती है, मैंने बताया था, तो 6 महीने से 2 साल तक के बच्चों में होती है, और मोस्ट कॉमन दिखती है फर्स्ट ईयर मतलब पहले साल के बच्चों में। ठीक है, जिनकी 1 साल की उम्र होती है। पैथोजेनेसिस पे आते हैं, इसमें होती है मेरी एपिफाइजियल की ओवर ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, साथ में मेरी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, किसकी? ओवर ग्रोथ कैपिलरीज की और फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट क्या होते हैं? जो कोलेजन को बनाते हैं। कोलेजन का फंक्शन होता है स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क देना टिश्यू को। उसके बाद आते हैं परसिस्टेंस ऑफ डिसऑर्डेड कार्टिलेज, तो मतलब उल्टा सीधा कार्टिलेज बना रह जाता है इसमें हमारा। उसके बाद आते हैं हम डिपोजिशन ऑफ ऑस्टियोइड मैट्रिक्स। इसमें ऑस्टियोइड इंपॉर्टेंट रहता है कि ऑस्टियोइड की मैट्रिक्स की डिपोजिशन हो जाती है, साथ में कार्टिलेजिनस रेमिनेंट्स भी बच जाते हैं इसमें। इसके बाद क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है मेरा जो पहले कार्टिलेज थी वो, तो डिस्ट्रप्शन ऑफ ऑर्डरली रिप्लेसमेंट ऑफ द कार्टिलेज। ठीक है, साथ में डिफॉर्मेशन हो जाता है स्केलेटन में। जैसे बच्चा दिख रहा है, ये किसका है? रिकेट्स उसका है, सॉरी, हाँ रिकेट्स का ही है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम स्ट्रक्चरल चेंजेस में क्या क्या आते हैं। यहाँ पे डिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर है ना, तो स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? क्रेनियोटेप्स होता है, रेचिटिक रोजेरी हो गई, पिजन चेस्ट हो गई, बोल एक्स हो गए, लंबर लॉर्डोसिस और हैरिसन सल्कस। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि इसका क्रेनियम कुछ इस तरह का है, तो क्रेनियोटेप्स हो गए। इसका जो ये रहता है फोंटनल, वो ओपन रहता है और वाइड रहता है। ठीक है, फ्रंटल बूजिंग हो जाती है, जो है फ्रंटल बूजिंग हो गई, साथ में हाइपोप्लेजिया हो गया दांतों में। ठीक है, थोरैक्स में क्या क्या है? थोरैक्स में ये सब चीज़ें होते हैं। क्या क्या होता है? रेक्टिक रोजेरी, ठीक है, ये वाली यहाँ पे रेक्टिक रोजेरी आ गई, पिजन चेस्ट आ गई, साथ में मेरा हैरिसन सल्कस आ गया, और लंबर लॉर्डोसिस हो गया, और साथ में बोलेक्स हो गए। ठीक है, तो एक बार फिर से बताता हूँ, रिकेट्स क्या था? बच्चों में बीमारी थी, विटामिन डी की वजह से डिफेक्ट आ रखा था, मिनरलाइजेशन और एंडोकॉन्डल और इंट्रामेम्ब्रेनस बोन की ग्रोथ हो रही थी। 6 से 2 साल के बच्चों में होता है, जो पहले साल का बच्चा रहता है उसमें ज़्यादा कॉमन रहती है बीमारी। एपिफाइजल की ओवर ग्रोथ हुई, कैपिलरी की ओवर ग्रोथ हुई, फिब्रोकार्टिलेज की ओवर ग्रोथ हुई, कार्टिलेज की भी ओवर ग्रोथ हुई, जो कि कैसा होता है? डिस्टॉर्टेड कर देता है। साथ में ऑस्ट्रोइड मटेरियल ज़्यादा जमने लगा, और रिप्लेसमेंट हो गई हमारी कार्टिलेज की, वो भी डिस्ट्रप्शन करके। इसके बाद डिफॉर्मिटी आ गई मेरे स्केलेटन में, जैसे क्रेनियोफोंटानल है ना, ओटो फोंटानल हो गया, फ्रंटल बूजिंग हो गई, डेंटल हाइपोप्लेजिया हो गया। थोरैक्स में आते हैं तो रेचिटिक रोजेरी हो गई, हैरिसन सल्कस हो गया, लंबर लॉर्डोसिस हो गया। ये देख, लंबर जो है ना हमारी इस तरह की हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम वाली लंबर। ठीक है, तो वो थोरैक्स में नहीं आएगी। खैर, पिजन चेस्ट हो जाती है, साथ में मेरे बोलेक्स हो जाते हैं। अब बायोकेमिकली हम देखेंगे क्या कि जब आता है पेशेंट तो उसमें क्या क्या होगा, तो उसमें विटामिन डी की कमी होगी। देख, विटामिन डी की कमी ऑस्टियोमलेशिया में भी होगी, और मेरी रिकेट्स में भी होगी। रिकेट्स में बच्चों में हो जाएगी, और ऑस्टियोमलेशिया में हो जाएगी बड़ों को। ठीक है, यहाँ पे देख, एक अजीब बात रहती है, कैल्शियम नॉर्मल और डिक्रीज होता है, पता नहीं क्यों होता है। साथ में फॉस्फेट लेवल की लोअर हो जाता है, मतलब प्लाज्मा में फॉस्फेट लेवल कम हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि बोन जो है हमारी वीक बननी है, इस वजह से फॉस्फेट की कमी हो रखी है। एएलपी जो रहता है, अब एएलपी का काम क्या रहता है? ये ज़्यादा हो जाता है, सॉरी। क्यों होता है ज़्यादा? क्योंकि जो हमारा बॉन्ड ब्रेक हुई है ना, बॉन्ड ब्रेक हुई हैं, तो उन्हें बनाने के लिए इसकी ज़रूरत रहती है एएलपी की। एएलपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एल्केलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, तो प्लाज्मा में एल्केलाइन फॉस्फेटेज की वो हो जाती है, रेज हो जाता है लेवल।
विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है तो ये रिस्पॉन्ड कैसे कर जाता है एकदम से 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी देने पे, क्योंकि इसी की कमी होती है, ये दे दोगे तो थोड़ा सही क्योर होने लग जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे रिकेट्स। ओके, अब आते हैं ऑस्टियोमलेशिया पे। ऑस्टियोमलेशिया में मैं बताया था क्या होता है कि बोन का सॉफ्टनिंग को ऑस्टियोमलेशिया बोल दिया। इसमें क्वालिटेटिव डिफेक्ट आता है। क्वालिटेटिव डिफेक्ट का मतलब डेंसिटी कम हो जाती है बोन की। और जो मेरा ऑस्टियोपोरोसिस रहता है ना, ऑस्टियोपोरोसिस, उसमें क्या होता है, उसमें मेरा क्वालिटी भी कम हो जाती है और क्वांटिटी भी कम हो जाती है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज साथ में डेंसिटी डिक्रीज। अब आते हैं, ये ज़्यादातर फीमेल्स में होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी में। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि भाई तू एडल्ट फॉर्म है रिकेट्स का, तो एडल्ट काउंटर पार्ट ऑफ रिकेट्स। इट इज़ रिजल्ट्स इन ऑस्टियोपीनिया भी हो सकता है इसमें, और फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। फ्रैक्चर्स क्यों होंगे, क्योंकि डेंसिटी कम है, ठीक है। ये वाली बात हो गई। अकर्स ड्यू टू फेलियर ऑफ मिनरलाइजेशन ऑफ ऑस्टियोइड मटेरियल, तो मिनरलाइजेशन नहीं हो पाता मेरा ऑस्टियोइड मैट्रिक्स का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो पता ही है, जिसकी वजह से रीमॉडलिंग में दिक्कत आती है बोन की। ईटियोलॉजी क्या होती है, विटामिन डी कम खा रहा हो पेशेंट, या फिर हमारा खुद से ही बॉडी विटामिन डी कम बना रही हो, या फिर मेरा कोई भी डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या है कि डेफिशिएंसी होगी विटामिन डी की, जिसकी वजह से ऑस्टियोइड मैट्रिक्स फेल हो रही है हमारी मिनरलाइज का, मतलब उसको मिनरल नहीं मिल पा रहा ऑस्टियोइड की मैट्रिक्स को, ठीक है। माइक्रोस्कोपी देखते हैं, माइक्रोस्कोपी फिर देखेंगे क्लिनिकल फीचर। तो माइक्रोस्कोपी में क्या हो जाएगा, अगर मेरा डेंसिटी कम है बोन की तो क्या होगा, ऑस्टियोक्लास्ट, क्लास्ट मतलब ब्रेक करने वाले। देख, एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट जो कि बिल्डिंग वाले रहते हैं, बनाते हैं बोन को, और क्लास्ट मतलब तोड़ते हैं, ठीक है। तो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी तो फिब्रोसिस भी होने लग जाएगा, जिससे कि थोड़ा रिकवर हो पाए। तो फाइबर्स बना के बॉडी अपना रिकवर करती है। थिकन लेयर ऑफ मैट्रिक्स अरेंज मोर बेसोफिलिक रहेगी जो मैट्रिक्स बनी है, साथ में हमारा मिनरलाइज ट्रेबेकुले हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर में मसल में वीकनेस आएगी, डेंसिटी कम है तो बोन को दिक्कत है, और फिर मसल उसको हेल्प कर रही है, तो इस वजह से मसल वीकनेस आ जाएगी। वेक बोन पेन हो जाएगा, ठीक है। साथ में फ्रैक्चर फॉलोइंग फ्रैक्चर हो जाएगा, जिसमें थ्राइवल ट्रॉमा भी हो सकता है हमारा। लूजर जोन या फिर सूडो फ्रैक्चर्स भी दिखेंगे उसमें पेशेंट में, ठीक है। और इनकम्प्लीट या ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर दिखेगा। तो फ्रैक्चर दिखेंगे किस तरह के, सूडो फ्रैक्चर दिखेगा, ठीक है, थ्राइवल ट्रॉमा के साथ फ्रैक्चर दिख सकता है, या फिर इनकम्प्लीट या ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर दिखेगा। उसके बाद आ जाते हैं बायोकेमिकल पे। बायोकेमिकल सेम है हमारा जैसे उसमें था रिकेट्स में। कैल्शियम के नॉर्मल लेवल या फिर कम हो जाएंगे, फॉस्फेट के लेवल तो कम ही रहेंगे, ALP के लेवल बड़े मिलेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया क्लिनिकली सेम रहते हैं, ठीक है, क्योंकि विटामिन डी की कमी रहती है, बट बायोलॉजिकली डिफरेंट रहते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें क्या रहता है, दो चीज़ें मैंने बताई थी ना कि वो एडल्ट में होता है, और एक होता है हमारा इसमें न्यूबॉर्न्स में, एक तरह से न्यूबॉर्न्स या फिर 2 साल तक के बच्चों में। फिर आता है पेजेट डिसीज़। पेजेट डिसीज़ भी ओल्ड एज में होता है। ऑस्टियोमलेशिया ओल्ड एज में हो गया, पेजेट डिसीज़ ओल्ड एज में हो गया, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया इसलिए डिफरेंट रहते हैं क्योंकि जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसमें क्या रहता है हमारा, और ऑस्टियोमलेशिया में क्या रहता है। ऑस्टियोपोरोसिस में दिक्कत ये रहता है कि उसमें क्वालिटी भी डाउन रहती है और क्वांटिटी भी डाउन रहती है, बट इसमें मेरी क्वालिटी ही सफ़र करती है, ठीक है, मतलब डेंसिटी कम रहती है इसमें, और उसमें मेरी वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों ही कम रहेंगी, ठीक है। अब आते हैं पेजेट डिसीज़ ऑफ बोन। पेजेट डिसीज़ होती है ओल्ड एज वाले को, इसको बोलते हैं ओस्टाइटिस डिफॉर्मिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात क्लास्ट की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर ब्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। तो जब मेरा क्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो मेरा क्या होगा, रिजॉर्प्शन ऑफ बोन होगा। ब्लास्ट ही ज़्यादा होगी तो मेरा फॉर्मेशन ऑफ बोन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से लास्ट में क्या मिलेगा, बोन ज़्यादा बनी हुई मिलेगी, बट जो बोन रहेगी वो वीक रहेगी और वो वेट बियरिंग नहीं कर पाएगी। तो इसकी 3 क्लास रहती हैं, मतलब 3 डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होगी, फिर ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी रहेगी, फिर बर्नआउट रहेगा, ठीक है, जिसमें क्या रहेगा, क्यूसेंट ऑस्टियोस्क्लेरोटिक स्टेज, अनबैलेंस्ड न्यूबॉर्न फॉर्मेशन, ठीक है। तो मैंने बताया था कि इसमें बोन मास का हमें गेन मिलेगा, साथ में क्या रहेगा, आर्किटेक्चरली और डिसऑर्डर्ड बोन मिलेगी हमें, ठीक है। ये लेट एडल्टहुड में मिलेगा हमें, जैसे 70 साल के या फिर और ज़्यादा, ठीक है।
और वाइट लोगों में ज़्यादा होती है ये। इसमें क्या रहता है 1% ओवर द एज ऑफ 40, ठीक है। मतलब 40 वाला जो बंदा है उसमें 1% में केसेस में ही मिल सकती है, नहीं तो ज़्यादा एज वाले को मिलती है। इसका जो इन्वायरमेंटल फैक्टर आता है वो पैरा मिक्सोवायरस आता है। साथ में सीरम काइनेस सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेस ज़्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा मैंने बता दिया कि रिपेयर होने के लिए ज़्यादा रहता है। तीनों में ही हमारा सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेस ज़्यादा मिलेगा। अब आ जाते हैं आगे। अरे भैया, ओके, पैथोजेनेसिस देखेंगे। तो इसका जो पैथोजेनेसिस है क्या रहता है, जेनेटिक रहता है। जेनेटिक कैसे रहता है, 7 टाइम्स ग्रेटर रहता है अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, ठीक है। मतलब अगर पेरेंट्स को है तो बच्चे को 7 गुना चांसेस है कि ये हो जाएगा। क्या ये हो जाएगा, पेजेड, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न दिखते हैं, जैसे कि म्यूटेशन आ जाता है SQSTM1 जीन में। उसके बाद NF के भी जो वो है हमारा जीन, वो एक्टिवेट हो जाता है, जो कि रैंक-एल की सिग्नलिंग भेजता है, जिसकी वजह से ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बढ़ जाती है और डिसीज़ होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो म्यूटेशन किस में आती है, रैंक-एल में, रैंक और OPG जीन में। इसके बाद क्लिनिकली क्या होता है, क्लिनिकली हमारा बोन फॉर्मेशन होता है। अब अगर एक जी का बोन बनेगी तो उसको बोल दूंगा मोनोस्टोटिक फॉर्म, तो द डिसीज इन्वॉल्विंग सिंगल बोन। और पॉलीस्टोटिक फॉर्म में क्या आ जाएगा, डिसीज इन्वॉल्विंग मैनी बोन, ठीक है। साथ में क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक रहता है ये बहुत टाइम तक। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ परसेंटेज पता चलना चाहिए एक्सरे में, ठीक है, बट वो पता नहीं चल पाता है, तो इसलिए एसिम्प्टोमेटिक रहता है। साथ में ये प्रोड्यूस करता है पेन। पेन तो सब में ही होगा इन वालों में, फ्रैक्चर भी सब में होगा क्योंकि वीक बोन बनी है। स्केलेटन डिफॉर्मेटीज़ किस में आ रखी थी, स्केलेटन डिफॉर्मेटीज़ आ रखी थी मेरे रिकेट्स में, ठीक है। और सैक्रोमेटस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। साथ में पैथोलॉजिकल चेंजेस में क्या होते हैं, मोनोस्टोटिक पेजेड डिसीज में क्या होता है, मोनोस्टोटिक मतलब जिसमें सिंगल बोन का इन्वॉल्वमेंट हो, तो टीबिया, फीमर और पेल्विस, स्कल, वर्टिब्रा ये सब होता है। मतलब लोअर लिम्ब वाला, लोअर लिम्ब, साथ में क्या मेरा वर्टिब्रा और स्कल, ठीक है। तो कुछ भी नहीं छोड़ी, इसलिए ये तो एक एक में होगा, बट इसमें क्या होता है, पॉलीस्टोटिक पैकेट में ये सभी आता है, बट इसमें एक साथ सब में हो जाता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो हॉलमार्क क्या रहता है मेरा, लेमिनर बोन बनती है। लेमिनर बोन कब बनती है, जब मेरा वोवन बोन के बाद लेमिनर बनती है, ठीक है। तो ये दिखाता है कि अभी हमारा न्यू बोन फॉर्मेशन हुआ है, जो कि वीक टाइप है, ठीक है। साथ में क्या होगा, मैंने बताया ना, बोन में भी वोवन और लेमिनर विच इज़ रिमॉडल्ड इनटू लेमिनर बोन, ठीक है। पैटर्न जो दिखेंगे इसमें जिस सो पजल की तरह दिखेंगे, ठीक है। और इनिशियल फेज रहेगी क्लास्टिक वाली, क्लास्टिक फेज, और फिर मिक्स्ड फेज आ जाएगी जिसमें क्या रहेगा मेरा, ब्लास्ट रहेगा ज़्यादातर। फिर क्या होगा मेरा, इरेगुलर बोन फॉर्मेशन होने लगेगा। तो जो वो बोन बनेगी वो लार्ज रहेगी पहले से ज़्यादा। मतलब अगर पहले मेरी बोन इतनी थी तो मेरी बोन इतनी हो जाएगी, ठीक है। साथ में और वो पोरस रहेगी बहुत ज़्यादा, तो उसको कॉटन अपीयरेंस मिल जाएगी, कॉटन वुल अपीयरेंस। तो कंपोज्ड ऑफ कोर्सली थिक ट्रेविकुलर कॉर्टिसेस दैट आर सॉफ्ट और पोरस, ठीक है। सॉफ्ट और पोरस रहेगी जिसमें स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। अगर मैं इससे ज़्यादा वजन उठाऊंगा या फिर नॉर्मली खड़ा वगैरह रहूँगा तो फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से इसकी कॉटन वुल अपीयरेंस हो जाती है। तो ख़त्म हो जाता है ये।